हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट, क्लास 9th की इकोनॉमी की एनसीईआरटी आज से हम शुरू करते हैं और इस क्लास में हम अपने सभी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 चार चैप्टर की हमारी एनसीईआरटी है और स्टूडेंट इस क्लास को हम अपने नोट्सों से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि न्यू स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है जब अपनी इन एनसीईआरटी को पढ़ते हैं ना। एक तो इन एनसीईआरटी में कहानी बहुत ज्यादा है, जैसे कि पालमपुर की कहानी हो गई, तो स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम आ जाती है कि इस कहानी में आखिर हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, या हमारे लिए क्या काम का है। तो उसका सॉल्यूशन आज की क्लास में, तो ये क्लास आज आपको पूरी देखनी है और बस आपको दो काम करने हैं। एक तो आप फर्स्ट टाइम एक बार रीडिंग कर सकते हो, या आपने रीडिंग नहीं कही तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बस आपको एक ईमानदारी से क्लास देखनी है और आप चाहो तो साथ ही अपने नोट्स बना सकते हो, तो जिससे आपकी ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। और इकोनॉमिक में हमें अपनी एक तो 9th क्लास की एनसीईआरटी एंड 10th की और 11th की पढ़नी है, ठीक है। 12th क्लास की एनसीईआरटी कोई सी नहीं पढ़नी, ठीक है। और आगे हमें स्टैंडर्ड बुक तो पढ़नी पड़ेगी, जो कि हमारे प्री या मेंस के लिए दोनों के लिए काम आएगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक तो हमें जरूर पढ़नी है इसके लिए। और एनसीईआरटी में केवल हमारी 3 किताब होती हैं और ये हमारी महामैराथन से ही कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो आने वाली क्लास भी बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। तो एक बार आप इस क्लास को पूरी देखें, और इस चैनल पर आप नए आए हो तो एक बार प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपको सभी एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी। जैसे हिस्ट्री के लिए आपकी ओल्ड एनसीईआरटी हो या न्यू एनसीईआरटी हो, वे सभी कंप्लीट करा दी। या फिर ज्योग्राफी की 6 से लेकर 12 तक वे भी आपको कंप्लीट करा दी। और इकोनॉमी की अभी चल रही है, पॉलिटी आने वाले टाइम में स्टार्ट होगी। और जो आपकी स्टैंडर्ड बुक होती है वो भी आने वाले टाइम में जल्दी स्टार्ट की जाएगी। और यदि आपको ये सभी नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर सर्च करना द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। उस टेलीग्राम पे आपको फ्री में नोट्स मिल जाते हैं। इन नोट्सों का कोई चार्ज नहीं होता। हालांकि कहीं देखा गया है कि इन नोट्सों को भी लोग पैसे लेते हैं, कोई 50 या 100, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप बिल्कुल फ्री में इन क्लास को देख सकते हो और अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। उन नोट्सों की सहायता से आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, और 9th क्लास की हमारी क्लास होगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, तो अपनी 9th क्लास की एनसीईआरटी हम स्टार्ट करते हैं आज से, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। स्टूडेंट, आप एक बात जरूर ध्यान रखना, जो यूपीएससी में हमारे आता है इकोनॉमी का सिलेबस, तो आप ध्यान देना, प्री हो या मेंस हो, वहां लिखा गया है अर्थव्यवस्था, ठीक है। शास्त्र कहीं नहीं लिखा। अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें हम बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है इसमें एक अर्थव्यवस्था, ठीक है। शास्त्र की जगह व्यवस्था आ जाती है, यानी कि अर्थ का मतलब जो भी अर्थ मतलब जैसे धन है, उसकी व्यवस्था को समझते हैं कि आखिर जैसे पैसा है, बैंक सिस्टम, ये सब कैसे है। तो यूपीएससी का सिलेबस ही हमारे में यही है, ठीक है। और तो अब ये 9th 10th 11th की हमारी अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी है, तो कोई बात नहीं, इन्हें पढ़ सकते हैं, हम बेस बना सकते हैं। और 0 से सब्जेक्ट ये स्टार्ट होता है, तो बहुत अच्छे ढंग से हमारा ये बेस बन सकता है। आगे हम कोई स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, जैसे कि संजीव वर्मा या कोई सी भी, ठीक है। तो हमारा इकोनॉमी उससे ढंग से अच्छी क्लियर हो सकता है। बस यहाँ बताने का यही मतलब था, हमें यूपीएससी के लिए इकोनॉमी पढ़ना है, ठीक है, ना कि इकोनॉमिक्स, ठीक। तो चलो ये बात होगी। और यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाना, वहां आपको एनसीईआरटी की क्लासेस सभी मिल जाएंगी। जैसे कि हिस्ट्री की क्लासेस हो 6 से लेकर 12, जिसमें ओल्ड या न्यू सभी, ठीक है। या फिर ज्योग्राफी की हो, ये भी सभी आपको मिल जाएंगी। और इकोनॉमी की अभी चल रही है, और आने वाले टाइम पे पॉलिटी की भी एनसीईआरटी आ जाएंगी। और स्टूडेंट, ये आपको सारी क्लासेस मैराथन के तौर पर मिल जाएगी, ठीक है। इससे ये फायदा होगा कि हमारी जो एनसीईआरटी है बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाएगी, ओके। और बात कर लेते हैं आखिर यहाँ स्पेशल क्या है बाकी से। तो देखो, स्पेशल ये है कि आपके टाइम का पूरा ध्यान रखा जाएगा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के पीछे लगे रहे बच्चों की तरह, बस हमने एक बार पढ़ ली और टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। इस क्लास को देखने के बाद आज 9th क्लास की एनसीईआरटी की आपकी सारी दिक्कत दूर हो जाएंगी, साथ में आज आप नोट्स बनाने भी सीख जाओगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो विषय सूची पर देख लेते हैं आखिर हमें पढ़ना क्या है इसमें। तो अच्छी बात यही है कि इसमें 4 चैप्टर है, ठीक है। तो पहला चैप्टर का नाम है पालमपुर की कहानी। तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी हमें सिखाती हो कि भाई तुम कहानी वगैरह पढ़ो, तो ये ऐसा चैप्टर बनाया है कि जो छोटा
स्टूडेंट हो अपना 9th क्लास का, कहानी के तौर पर समझे और इकोनॉमी को समझ ले। हकीकत तो यह है कि देखो 9 10 तक कोई फिर भी इतना सीरियस नहीं पढ़ पाता, बट अब हम यूपीएससी के नजरिए से इन सभी चैप्टर को देखेंगे। दूसरा हमारा संसाधन के रूप में लोग, तीसरा हमारा निर्धनता एक चुनौती, और फोर्थ चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा। और फोर्थ चैप्टर यदि एस्पिरेंट आप मेंस के या प्री के पीवाईक्यू देखते हो, देखने चाहिए आपको, नहीं देखते हो तो इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और निर्धनता, इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो आज की एनसीईआरटी आपका इकोनॉमी का बिल्कुल बेस बना देगी। हालांकि जब हमारी एनसीईआरटी सीरीज समाप्त हो जाएगी तो आने वाले टाइम पे और बाकी क्लासेस आएंगी जिसमें हम मेंस या प्री का भी देख लेंगे स्टैंडर्ड बुक के तौर पर। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है पालमपुर की कहानी, ठीक है। और स्टूडेंट ये बात हो रही है कि जो हमारी अब क्लास होगी आगे, तो हम क्या करेंगे, पहले हम अपना एनसीईआरटी देख लेंगे कि आखिर एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, ठीक है। बट हम पूरी तरह से अपने चैप्टर को नोट्सों से ही पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्सों से आपके बहुत ज्यादा फायदे, एक तो टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं होगा, ठीक, आप नोट्स बनाना सीख जाओगे, हम इधर उधर ज्यादा भटकेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि 9th क्लास के लिए बच्चों के लिए बनाई गई है, ठीक है। बट हम तो इसे पढ़ते हैं क्योंकि थोड़ी हमारी बेसिक क्लियर हो जाए। तो चलो पालमपुर की कहानी, ये कहानी एक बार यदि आपने पढ़ी हो तो ठीक है। तो कहानी का मतलब ये, इस गांव में बताया गया पालमपुर में, जैसे कि यहाँ की दैनिक जीवन कैसा होता है, ठीक है। यहाँ लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ती है, कृषि कैसे, डेयरी वगैरह, ये सब यहाँ कैसे जरूरत पड़ती है लोगों को, तो यहाँ बताया गया है। जैसे उत्पाद का संगठन, तो उत्पाद का संगठन या फिर कोई वस्तु हो तो मतलब उत्पाद हम कैसे बना सकते हैं, प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा गया है 4 प्रकार की आवश्यकताएं। तो स्टूडेंट फिलहाल अभी आप केवल सुनो, जब हम इसे पढ़ाएंगे तो आप नोट्स भी बनाना और ढंग से पढ़ना भी, केवल अभी थोड़ा समझो इसे, ठीक है। तो जैसे इसमें अभी 4 प्रकार बता रखे हैं। जैसे पहला बता रखा है इन्होंने इसमें, जैसे भूमि, ठीक है, श्रम और ये भौतिक पूंजी, ये सब होती हैं, ठीक है इसमें। और केवल अभी आप देखते चलो, फिर हमें आगे टॉपिक पढ़ना है इसमें बहुविधि फसल प्रणाली, ठीक है, ये क्या होती हैं। और एक बार आप इस चैप्टर की रीडिंग जरूर करना, फिर हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा हमें इस चैप्टर में देखना है, ठीक है। और ऐसा डायग्राम बनाने की आप जरूर कोशिश करना, ठीक है, जिससे आपको मेंस में और ढंग से लिख सकते हो, ठीक है। और फिर हमें इसमें देख लेना है जैसे कि ये डेयरी से रिलेटेड, जिसमें ये जैसे पालमपुर के लोग हैं और क्या क्या काम करते हैं, तो वे लोग डेयरी या फिर कृषि भी इस टाइप की करते हैं, ठीक। और लघु स्तर पर विनिर्माण का कार्य भी वे करते हैं, ठीक है। तो ये बात कहती है अब हमारी एनसीईआरटी। अब हम पढ़ेंगे अपना सबसे बढ़िया, जो हमारा टाइम भी बचाएगा और जो हमारे लिए काफी बेनिफिट है, तो वो क्या है, वो है हमारे नोट्स, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 के नोट्स बना लिए, और आपने देखा चैप्टर 1 कितने लंबे चौड़े पेज पर था, कहानी था। और यदि आप पहली बार उसे पढ़ा होगा तो आपको कंफ्यूजन होगी कि मैं यूपीएससी के लिए इसमें से क्या निकालूं, आखिर मेरे लिए एनसीईआरटी में इंपोर्टेंट क्या है। तो इंपोर्टेंट आपको ये है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, और ये केवल चैप्टर 1 एक पेज पर आ गया, देखा। तो हमें नोट्स अपने बिल्कुल ऐसे ही बनाने, बिल्कुल ज्यादा थ्योरिकल कुछ नहीं। देखो जो हमारे काम की थी उस चैप्टर से वो ले लिया, बाकी हमने कुछ नहीं लिया, ठीक है। तो ऐसे ही अब हमारी आने वाली क्लासेस सभी होंगी एनसीईआरटी की, और ऐसी आज की क्लास होगी, ठीक है। अब तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा आज पढ़ने का तरीका क्या है, काफी अलग है ये, ठीक है। और टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, तो चलो देखते हैं। पहले चैप्टर का नाम है पालमपुर की कहानी, ठीक है। अब इसमें पहला टॉपिक आ जाता है उत्पादन, ठीक है, यानी कि प्रोडक्टिविटी। मतलब हम किसी भी चीज को मतलब कैसे पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि हमें पनीर बनाना है, तो मतलब उसके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो मतलब जैसे दूध चाहिए उसके लिए, फिर हमें उसमें और काम करना पड़ेगा जब जाके वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ उसी उत्पादन की बात हो रही है। तो अब इसमें लिखा गया है उत्पादन की 4 आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सी, मतलब उत्पादन जब ही होगा जब हमारे पास ये 4 चीज होंगी। पहली भूमि, ठीक, दूसरा होता है श्रम, तीसरी होती है भौतिक पूंजी, और चौथा होता है हमारा मानव पूंजी, ठीक है। एक एक करके आराम से समझेंगे, कोई बिल्कुल इसमें टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो पहली है इसमें भूमि। तो भूमि में जब हम
मान के चलो कोई भी चीज हम उगाते हैं तो भूमि हमें चाहिए जिसमें क्या आ जाएगा, जल, वन, खनिज, ये सब आ जाएंगे भूमि में। ठीक है, श्रम में क्या आएगा, कार्य हेतु श्रमिक। ठीक है, अब हमें कुछ चीज करनी है, चलो हमारे पास भूमि है, ठीक है, जल, वन, ये सब हमें मिल गया। अब हमें श्रमिक भी तो चाहिए जो वो कार्य करेंगे। अब श्रमिक भी दो प्रकार के होंगे, कौन से, एक तो पढ़े लिखे होंगे जो हमें वही कुछ टेक्निकल लोग चाहिए, दूसरे होंगे नॉर्मल श्रमिक जो अपना नॉर्मली काम करते हैं। ठीक है, उन्हें ज्यादा टेक्निकल की आवश्यकता नहीं होती। अब तीसरी जरूरत होगी हमारी भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी में जैसे कि ये भी दो प्रकार की, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी तो ऐसी है, मतलब एक बार हमने ले ली और फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे हमने मशीनें ले ली, अपना उद्योग बनाना है, मशीनें ले ली, लगा दी, औजार ले लिए, कंप्यूटर ले लिया, लगा दिए। ठीक है, वो हमारा काम करते रहेंगे। ठीक है, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार ले ली फिर जरूरत पड़ती है, जिसमें जैसे कि कच्चा माल हो गया, ठीक, या फिर नगद पैसे। कुछ एग्जांपल देखें, जैसे कि जो कोई बुनकर हुआ, ठीक है, तो उसके लिए कार्यशील पूंजी कौन सी है, सूत। ठीक है, तो क्योंकि उसे हर बार चाहिएगी। ठीक, तो मतलब समझ रहे हो ना आप कि जो आपका ये भौतिक पूंजी होती है दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्थायी पूंजी, मतलब एक बार ले ली, जैसे मान के चलो मशीन ले ली कपड़े बनाने वाली। अब ये थोड़ी है कि हर बार कपड़ा बनाना है आपको मशीन लानी पड़ेगी हर बार, मशीन तो एक बार आएगी, बट जो आप रॉ मटेरियल लोगे जैसे ऊन, वो लाना पड़ेगा, और जो वो ऊन होगी ना वो आएगी आपकी कार्यशील पूंजी में। ठीक है, अब आपको ये ढंग से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर आ जाता है आपका मानव पूंजी। ठीक है, चौथा। तो मानव पूंजी में जैसे भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी के साथ करके योग्य बनाने के लिए ज्ञान। ठीक है, तो मानव पूंजी में मान के चलो ज्ञान ये सब आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अब जब हमारे पास देखो भूमि हो गई, ठीक है, दूसरा हमारे पास श्रम हो गया, तीसरा हमारे पास भौतिक पूंजी होगी, चौथा मानव पूंजी भी तो होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मानव को पढ़ लिख कर या अपने आप को इतना अपडेट करना चाहिए जो कि इन सभी का वो इस्तेमाल आराम से कर सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका यही था। और हालांकि अगर आपने पालमपुर की कहानी में ये सब पढ़ा होगा तो आपको ये पॉइंट इतने ढंग से क्लियर नहीं आए होंगे, इसलिए नोट्स बनाना जरूरी होता है एनसीईआरटी के। अब आ जाता है आपका दूसरा पॉइंट, उत्पादन के कारक। ठीक है, तो उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, तो वही है जैसे भूमि हुआ, श्रम, पूंजी को संयोजित करके होता है, तो ये ही उत्पादक के कारक होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपकी बहुविधि फसल प्रणाली कौन सी होती है, ये तो वर्ष में भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की प्रणाली को ही बहुविधि फसल बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुविधि मतलब एक साल में एक बार से ज्यादा या फिर भूमि पर एक से ज्यादा फसल कर ली, तो इसे ही बोलते हैं बहुविधि फसल। अब नोट पॉइंट दे रखा है एक जो हमें देखना है इसमें, हरित क्रांति से रिलेटेड। ठीक है, तो 1960 के दशक में अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपजाने वाले बीज HYP के द्वारा गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए। ठीक है, तो 1960 के बाद प्रयास किए गए कि भारतीय किसानों को अपडेट करा जाए, उन्हें बताया जाए कि आखिर हम कृषि कितने और ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, हमें कम बीज में अधिक लाभ कैसे मिल सकता है, तो इससे कुछ परिणाम अच्छे भी हुए हमारे। ठीक है, तो ये कहाँ हरित क्रांति कहाँ, जैसे हरियाणा, पंजाब के प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये लाई गई थी। ठीक है, तो पहला चैप्टर देखो आपका इतना ही था। अब आपको हो सकता है न्यू स्टूडेंट को अजीब लगे कि बस केवल इतने शॉर्ट पॉइंट होते हैं, तो रियल में इतने शॉर्ट पॉइंट होते हैं, बाकी वो कहानी है, कुछ उस चैप्टर में आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, एक बार मन करता है पढ़ लो। ठीक है, और बाकी इसमें देखो कोई कुछ इतना काम का था नहीं। ठीक है, तो पहला चैप्टर इसके साथ हमारा समाप्त हो जाता है, जिसका नाम था पालमपुर की कहानी। ठीक है, अब आ जाता है हमारा दूसरा चैप्टर जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, पहले समझेंगे हम संसाधन क्या है, तब समझेंगे हम संसाधन के रूप में लोग कैसे। ठीक है, तो इसे भी हम चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे, तो आप चैप्टर देख सकते हो जिसमें थोड़ा बताया गया है कि जैसे मानव पूंजी क्या है। ठीक है, तो ये सभी नोट्स में जो जो आपको है, तो आप एक बार इन्हें पढ़ सकते हो। मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है। ठीक, तो यहाँ कहानी के तौर पर एनसीईआरटी ने बता रखा है, जैसे मानव पूंजी क्या है, जैसे मान के चलो डॉक्टर है। ठीक है, अब वो डॉक्टर स्किल हो गया, उसे डॉक्टर वगैरह से रिलेटेड
आ गई। अब वो मरीजों का दूसरे के लिए साधन बन गया, तो मानव भी एक साधन है, ठीक है, स्वयं में। ठीक, जैसे यहाँ थोड़ी कहानी टाइप की दे रखी है, तो ये आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई 9th क्लास के बच्चे हैं नहीं, तो हमें तो अपना इम्पोर्टेंट काम देखना है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा एक इन्होंने पॉइंट दे रखा है कि जैसे जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर निवेश किया है, उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मतलब उनके पास नेचुरल चीज नहीं है, बट उन्होंने फिर मानव संसाधन पर ज्यादा खर्च किया, जैसे कि एजुकेशन पर। ठीक है, बट हमारे यहाँ तो देखो नेचर की भी चीजें ज्यादा हैं, तो हम तो दोनों तरीके से अपने आप को बेटर कर सकते हैं। आगे फिर इसमें थोड़ा सा पॉइंट अब पढ़ना है बेरोजगारी का। ठीक, और ये बेरोजगारी क्या होती है। ओके, तो चलो सीधे अपने ये हमारे क्वेश्चन थे, जैसे कि संसाधन के रूप में लोग कैसे, मानव संसाधन, भूमि और भौतिक पूंजी और अन्य संसाधन कैसे भिन्न हैं। तो चलो अपने नोट से देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पॉइंट अब तक आप देख के आए वे सभी पॉइंट उठा लिए गए और नोट्स में बना दिए। ठीक है, तो चलो पहला पॉइंट देखते हैं हम, संसाधन के रूप में लोग कैसे हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं मानव पूंजी क्या है। तो जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है। ठीक है, तो मतलब जब हम अपने पैसों को जैसे एजुकेशन के लिए या फिर किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनाने के लिए या इंजीनियर के लिए, अगर उसमें हम अपने पैसा को निवेश करते हैं तो उसे ही मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो जिससे कि मतलब हमने मानव को बेटर बनाने के लिए हमने उस पर निवेश किया। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, आराम से याद हो जाएगी। फिर है मानव पूंजी निर्माण। आखिर मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है? जब विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, अब मतलब वही वाली बात होगी, जैसे अब हमने किसी व्यक्ति पर डॉक्टर बनाने के लिए निवेश किया। ठीक है, उसे पढ़ाया लिखाया मेडिकल कॉलेज में, अब वो इतना स्किल हो गया कि वो दूसरे लोगों को स्वस्थ कर रहा है। ठीक है, तो मतलब मानव पूंजी का उसमें निर्माण हो गया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये था। अब नोट पॉइंट में हमें देखना है यहाँ क्या, कि वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधन जैसे जिसमें भूमि भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकते हैं, बट भूमि पूंजी अपने आप में नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब समझना, जो मानव पूंजी है ना वो वास्तव में बहुत बढ़िया है। जैसे मानव पूंजी में क्या है, कोई भी, ठीक है, अपने बच्चों पर निवेश करता है, मान के चलो उन्हें बढ़िया पढ़ाता है, ठीक करता है, तो वो काम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो फिर आने वाली पीढ़ी को और ढंग से बेटर सुविधा दे सकते हैं। बट जैसे आपके ये और संसाधन हो गए, जिसमें जैसे कि भूमि हो गया, अब ये भूमि खुद तो काम करेगी, खुद तो अपने लिए कोई फायदा कर नहीं सकती। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है इसमें। ठीक, अब फिर आगे वो पॉइंट वही था इसमें कि जापान देश में मानव संसाधन पर निवेश किया गया है, मतलब लोगों की एजुकेशन पर और को हाईली स्किलफुल बनाने के लिए काम किया गया है, बट उनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए शिक्षा स्वास्थ्य में अपना काम किया है। ओके, तो ये बात मैं फिर से कहूंगा कि हमारे पास तो दोनों ऑप्शन है, कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भी है और मानव को तो आखिर हम बेटर बना ही रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट हो गए। अब है हमारा आगे पॉइंट, पुरुष और महिलाओं के लिए आर्थिक क्रियाकलाप क्या क्या है। ठीक, जो पुरुष और महिला हो गए वो आखिर आर्थिक क्रियाकलाप में क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन आदि। तो प्राथमिक क्षेत्र वही होता है हमारा कृषि से रिलेटेड या फिर डेयरी वगैरह, ये सब प्राथमिक में आ जाती है। और पीटी में क्वेश्चन आया था, ये पॉइंट दे दिए थे और पूछा था कि जैसे डेयरी कौन से क्षेत्र में आता है, प्राथमिक में आता है, दूसरे में आता है, तीसरे में आता है। अब दूसरे क्षेत्र में वो होता है, मतलब इसमें विनिर्माण होता है, जैसे कोई उद्योग है। ठीक है, अब मान के चलो प्राथमिक क्षेत्र में हमने कृषि से मक्का उपजा लिया। ठीक है, मक्का की हमने खेती कर ली, अब वो मक्का कहाँ जाएगा, अब कुछ बनना है मक्के से, मान के चलो कुछ मक्के की चीज बननी है उससे। ठीक है, तो यह मक्के का आटा ही बनना है स्टैंडर्ड के तौर पर, तो वो कहीं कंपनी में तो जाएगा, उद्योग में, तो वो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में, जहां उसका विनिर्माण होगा। ठीक है, उसमें
और अच्छी चीज होगी और फिर उसे पैकेट के तौर पर बेच दिया जाएगा। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, जैसे कि कपास से कपड़ा बन जाएगा यहाँ। ठीक है, गन्ना प्राथमिक क्षेत्र है बट गन्ना से हमने चीनी बना दी तो द्वितीय क्षेत्र में ये आ गया। ठीक है, अब तीसरा क्षेत्र में क्या है, तो अपना माइंड आप खुद ही लगाओ। पहले क्षेत्र से हमने कृषि ये सब कर लिया, दूसरे में हमने उसे मॉडिफाई कर दिया। अब तीसरे में हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो लोगों तक कैसे जाए, जिसमें व्यापार आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य, ये सब सेवाएं आती हैं आपके तीसरे क्षेत्र में। ठीक है, तो तीनों क्षेत्र आप ढंग से समझ गए होंगे। पहले में हमारा कृषि टाइप का, दूसरे में हम उत्पाद को मॉडिफाई करना है हमें। ठीक है, जैसे हमारे पास गन्ना है तो चीनी आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में, जबकि गन्ना प्रथम में। ठीक है, अब हमने चीनी बना ली तो हमारे पास कुछ संसाधन तो हो लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो हो सकता है वो परिवहन हो, तो परिवहन आ जाएगा तीसरे क्षेत्र में। ठीक है, अब फिर आगे उसमें पॉइंट था कि आर्थिक क्रियाएं क्या क्या होती हैं, तो दो टाइप की होती हैं, एक तो बाजार की क्रियाएं, दूसरी है गैर बाजार क्रियाएं। ठीक है, तो पहली बाजार क्रियाएं कौन सी, वेतन व लाभ के उद्देश्य से ही की जाती हैं। ठीक है, तो मतलब बाजार का तो हमारा यही होता है ना कि मान के चलो हम कुछ भी चीज बाजार में बेचते हैं तो हमें पैसा ही मिलना है, उससे हमारा लाभ होना है। ठीक है, और गैर बाजार क्रियाएं जो स्वयं उपभोग के लिए होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कृषि समझना। अब कृषि भी दो प्रकार की होती है, एक तो बाजार हेतु, दूसरी गैर बाजार हेतु। बाजार हेतु में यह आता है कि हमें लाभ मिल जाता है, हम फसल को बेच सकते हैं, बट स्वयं के लिए भी तो हमें चाहिए, तो उसे बोल देते हैं स्वयं उपभोग के लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट आपका आगे आ जाता है शिक्षा सरकार द्वारा कदम क्या क्या उठाए गए। ठीक है, शिक्षा में सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, तो पहला है स्व शिक्षा अभियान, जिसमें मतलब सभी लोग अपने स्कूल जाओ। ठीक है, तो 6 साल से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण कदम ये उठाया था कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो भी अपने बच्चे होंगे ये स्कूल जाएं और अपने पढ़ें। ठीक है, इसी में ही पॉइंट था कि दोपहर का भोजन, जैसे मिड डे मील बोलते हैं, तो कक्षाओं में बच्चे की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए तो ये शुरुआत की गई जिससे कि बच्चे आए। ठीक, और दूसरा था इसमें कि बच्चों की पोषण स्थिति सुधारने हेतु मिड डे मील लाया गया। ठीक है, अब आप समझना बड़े प्यारे एग्जाम्पल से कि जो हमारे बहुत ही ज्यादा गरीब लोग होते हैं, आखिर वे अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पाते, जबकि उनके पास प्राइमरी स्कूल भी होते हैं। ठीक है, तो मतलब रियलिटी में दिक्कत तो उन्हें यही होता है कि वो अपने बच्चों को एक टाइम का खाना तक उपलब्ध नहीं करवा पाते। ठीक है, जिसके कारण उन बच्चों को भी अपने परिवार की सहायता के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। ठीक है, आपने गली मोहल्ले में भी देखे होंगे बहुत छोटे छोटे बच्चे, हालांकि अब तो ये सब गैर कानूनी होता है कि चाइल्ड बच्चे पर काम नहीं कराया जाए। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम होती है कि वे खाना भी उपलब्ध नहीं करा पाते उनके मम्मी पापा, तो इसलिए सरकार ने ये योजना चलाई मिड डे मील। इससे क्या होगा, हमारे दो बेनिफिट होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो देश के छोटे बच्चे हैं वे पढ़ें, चीजों को सीखें, तो पहला पॉइंट वे पढ़ने आएंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट कि जब उन्हें खाना मिलेगा मिड डे मील में तो हो सकता है वो अपने पोषण के लिए भी स्कूल आए, जब उन्हें लगेगा कि हाँ स्कूल में अच्छा खाना मिलता है, तो दो काम होता है। ठीक है, तो इसी से ये योजना आपकी काफी अच्छी रही और आप मेंस में ऐसा बिल्कुल लिख के आ सकते हो। ठीक है, फिर है बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में। अब ग्रामीण क्षेत्र में दो प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है। पहली कौन सी, मौसमी बेरोजगारी, दूसरी प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी कैसे, शेष मौसम में रोजगार होता है। ठीक है, मतलब मौसम के हिसाब से इनके पास रोजगार होगा, जैसे कि मान के चलो आलू की फसल का टाइम है तो मतलब ये आलू वगैरह कर लेंगे, और पता चला इनके पास वो कोई सीजन नहीं है तो अपना बेरोजगार बैठे रहेंगे। ठीक है, और दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो इसमें क्या है, जब श्रम बल या तो बिना नौकरी के रह जाए या फिर अनावश्यक रूप से काम करता है। मतलब मान के चलो छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, ये खेत है और ये आपके घर में भी होगा। ठीक है, इस खेत में कृषि के लिए, खेती के लिए हमें 5 लोगों की आवश्यकता है, बट किसी घर में 7 लोग हैं, तो इस खेत में कृषि करने के लिए केवल 5 लोग नहीं आएंगे, जो कि 5 लोग जरूरी हैं। वे क्या करेंगे, अपने साथ 2 और को ले आएंगे कि तुम घर पे बैठकर क्या करोगे, खेत में ही चलो।
बट ये आप सोच के देखना ये कितना गलत है, जबकि ये दो लोग कहीं और जाकर रोजगार कर सकते हैं, ठीक है। और इस घर में 7 लोगों का पैसा आ सकता है, ठीक है। और जबकि ये गलत क्या करते हैं, इन 2 लोगों को भी इसी खेत में ले आते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। मतलब जरूरत है नहीं फिर भी लगे हुए हैं उस काम में, ठीक है। जहां 5 की जरूरत है वहां 7 लगा दिए, तो इसे ही बोलते हैं, ठीक है। अब है फिर शहरी क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षित के बाद भी बेरोजगारी यहाँ क्यों है कि जैसे बहुत चीज हो जाती है, जैसे कि कभी कभी कंपनी वगैरह में लॉसेस हो जाते हैं, इसलिए जो लोग होते हैं उन्हें निकालने पड़ते हैं कंपनी से, या फिर बहुत तरीके हो जाते हैं, या फिर कुछ चीजें नई आ जाती हैं जिसके कारण जो शहर के लोग होते हैं वो अपना स्किल पुरानी होती जाती है और नई आ जाती है, जिसके कारण बेरोजगारी। अब नोट पॉइंट में लिखा गया है यहाँ, बेरोजगार में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है, ये संसाधन की बर्बादी भी है, ठीक है। मतलब जब मंदी आ जाती है ना, मंदी टाइप की, तब बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो जाती है, ठीक है, जिससे संसाधन की बर्बादी और ज्यादा होती है। तो ये था एस्पेक्ट आपका चैप्टर नंबर 2। और एक बार इसी बात पे आप कमेंट करके बताना कि आपने जब ये चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, जब आपकी समझ में आया, या फिर इन शॉर्ट नोट्सों से आपके समझ में आ गया, ठीक है। ये चैप्टर आपका होगा शायद 7, 8 या 9, 10 पेज में, बट ये हमने केवल अपने 2 पेज पर ही कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाना। और एस्पेक्ट क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो आपको नोट्स होते हैं टेलीग्राम पर मिलेंगे और बिल्कुल फ्री होते हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कहीं देखा होगा कि नोट्सों के भी लोग पैसा मांगते हैं, कोई कहता है 50 रुपए, कोई 100, हालांकि ये गलत होता है, ठीक है। शिक्षा को इतना भी बेकार मत बनाओ कि मतलब बस हर चीज पैसा ही पैसा उसमें आ जाए, ठीक है। तो ये नोट्स सभी आपको फ्री मिलेंगे द यूपीएससी कुरुक्षेत्र टेलीग्राम पर, और सभी नोट्स वहां आपको मिल जाएंगे, और क्लासेस तो फ्री होती हैं। बस इसके साथ ही आपका कर्तव्य बनता है कि आप सब्सक्राइब या लाइक ये सब कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा जो अपना न्यू चैनल होता है ना, उसे यूट्यूब जब भी ग्रो करता है जब रिस्पॉन्स अच्छे होते हैं, ठीक है। और यदि रिस्पॉन्स अच्छे नहीं होते तो यूट्यूब चैनल भी ग्रो नहीं करता, लोगों के पास नहीं जा पाता, ठीक है। तीसरा चैप्टर है निर्धनता। तो निर्धनता रियलिटी में एक चुनौती है कि चलो मान के चला हमने सरकार से कह दिया कि इस देश में आप निर्धनता को, पहले निर्धनता का मतलब होता है जिसके पास धन नहीं हो, बेसिक जरूरत के लिए, ठीक है, कि आपको गरीबी दूर करनी है, ठीक है। बट सरकार परेशानी इस चीज में है कि हम पता कैसे लगाएं कि गरीब कौन है, क्योंकि आपने देखा होगा देश में बड़े ही जो आर्थिक स्थिति से भी अच्छे हो, बट वे अपने आप को गरीब के लिए हर कोटा में लाइन में लगे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलो इस चैप्टर में भी हमें यही देखना है, शहरी निर्धनता, ग्रामीण निर्धनता, और ठीक, और इस टाइप में हमें ये सब देखना है, जैसे भूमिहीनता, बेरोजगारी। तो इस सभी टॉपिक पर बात करनी है हमें, जितना भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। और हालांकि हम अपने पढ़ेंगे नोट से, क्योंकि नोट से अच्छा होता है। ये एनसीईआरटी इसलिए लगाई गई है क्योंकि कुछ अपने नए स्टूडेंट हो वो सोचेंगे शायद कहीं अलग से ही बना दिए हों ये पॉइंट, बट ऐसा नहीं है, आपके यहीं से ही पॉइंट लिए गए, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, और वास्तविक मूल समझते हैं कि आखिर चैप्टर क्या कहना चाहता है। और एनसीईआरटी आपकी काफी बढ़िया है, ठीक है, बट अगर अच्छे ढंग से पढ़ा जाए तो। निर्धनता एक चुनौती है, क्या वास्तव में एक निर्धनता चुनौती है? तो देखते हैं, पहला टॉपिक है निर्धन। निर्धन कौन, आखिर हम किसे माने कि वो व्यक्ति निर्धन है, ठीक। तो चलो देखते हैं, तो कौन कैसे पहचानेंगे? श्रमिक, झुग्गी में लोग और भिखारी, ये सब निर्धन है, ठीक है। वास्तव में देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। भारत में विश्व में सबसे अधिक निर्धन संकेंद्रण है, ठीक है। तो भारत में हर 5वां व्यक्ति निर्धन है, ठीक है। और निर्धन वो ये जो भी श्रमिक हो गया, ठीक है, झुग्गी के लोग हो गए, भिखारी हो गए, बट आप उसे निर्धन मत कहने लगना जिसके पास बेसिक जरूरतें सारी हैं, जैसे कि ठीक ठाक उसके पास अपना घर है, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक ठाक, ठीक है, एक आध गाड़ी या बाइक है, ठीक है, और ठीक ठाक उसका गुजारा, छोटा सा रोजगार है, अब वो निर्धन नहीं है। निर्धन रियलिटी में वही है जैसे श्रमिक या फिर झुग्गी वाले या फिर भिखारी, ये सब लोग निर्धन है, ठीक है, जिनके पास मतलब एक टाइम का भी खाना ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक। तो निर्धन वे लोग हैं, ठीक है। और चलो तो आगे फिर अब हम अपने पॉइंट देखते हैं। निर्धन हमने देख ही लिया।
तो आगे पॉइंट इसमें लिखा गया है और ये व्यवहारिक रूप में भी आपने देखा होगा कि निर्धन लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है, भले ही वो अस्पताल हो या रेलवे हो, कारखाने हो, कहीं भी हो, ठीक है, और समाज में अपमान जनित उन्हें देखा जाता है। तो ऐसे पॉइंट ना आप एनसीईआरटी के मेंस में यूज करो, वास्तव में बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। फिर इसमें आरक्षित समूह दे रखा है जिसमें एससी एसटी जनजाति परिवार आते हैं, ग्रामीण कृषि श्रमिक आते हैं और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार आते हैं, किसमें, एसटी एससी में, ठीक है। तो यहाँ हमें आरक्षण मिलता है, ठीक है, जिससे मतलब उन लोगों को भी सुविधाएं दी जा सकें, क्योंकि देश का अपने का एक ही एजेंडा है, सभी लोगों को समान आना, ठीक है, और सभी लोग अपने ढंग से जीवन यापन कर सकें, खाना पीना उनका ढंग से हो सके, शिक्षा हो सके और स्वास्थ्य उनका बेटर हो, ठीक है। अब आ जाता है तो दूसरा पॉइंट आपका, अंतरराज्यीय असमानता क्या है। तो ये क्या है, तो राज्यों में वर्ष 2011 से 12 से लेकर भारत में निर्धनता का अनुपात 22% है, ठीक है। ये आंकड़ा आपका बहुत ज्यादा पुराना है, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा आपको। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे एमपी, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां निर्धनता और भी ज्यादा अधिक है, ठीक है। तो और अगर देखें तो इनकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात निर्धनता में गिरावट आई है, ठीक है। तो यहाँ सरकार के द्वारा कुछ या ऐसे कदम उठाए गए या लोगों ने कुछ ऐसा काम करा कि यहाँ की जो निर्धनता है ना वो कम हो गई, ठीक है। मतलब लोगों के पास स्वास्थ्य अच्छा हो गया, शिक्षा अच्छी हो गई, बट कुछ राज्य अपने ऐसे हैं जो भी निर्धनता में ज्यादा ही हैं, ठीक है। तो फिर आगे आ जाता है जिसमें पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में उच्च कृषि वृद्धि की दर से निर्धनता कम करने के प्रयास, मतलब यहाँ कृषि ज्यादा होने लगी तो निर्धनता भी कंट्रोल होगी। और केरल राज्य मानव संसाधन पर विकास यहाँ होता है, ठीक है। और फिर यहाँ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अनाज का सार्वजनिक वितरण, इसमें सुधार आया, ठीक है। अब केरल में देख लो, मतलब लोगों को स्किलफुल करने पे यहाँ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब फिर वैश्विक निर्धनता का क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। तो तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन के कारण चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्धनता में कमी आई है, ठीक है। तो ये वैश्विक स्तर पर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। और दक्षिण में देखें तो हम दक्षिण एशिया के लोग जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में भी निर्धनता की संख्या में काफी गिरावट तीव्रता से हो रही है, ठीक है। तो मतलब सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोगों के लिए या हमारे देश के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब अच्छे से दिया जाए, ठीक है, जिससे हम निर्धनता को बिल्कुल ना के बराबर ही कर दें, ठीक है। हालांकि ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो सरकार के द्वारा उठाए गए कदम और फिर हम लोगों को भी प्रयास अपनी तरफ से करना ही पड़ेगा, ठीक है। केवल सरकार के करने से कुछ नहीं होता। आगे आ जाता है निर्धनता के क्या कारण है, ऐसी क्या वजह रही जो लोगों के पास अपना खाने पीने का ये बेसिक सुविधाएं भी नहीं हो पाती। तो इसके बहुत कारण हैं और एस्पेंट ये आपको मेंस में बिल्कुल ऐसे भी आप लिख सकते हो, बहुत अच्छे पॉइंट है। तो ऐतिहासिक कारण क्या रहा, तो ब्रिटिश उपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास नहीं हो पाए, ठीक है। अब जब देखो हमारा देश मतलब बहुत ज्यादा ही शुरू से ही मतलब एक गंभीर स्थिति में रहा है। देखो प्राचीन काल में हमारे देश के राजा थे, अब वो भी आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। किसी ने उत्तर भारत के राजा ने दक्षिण भारत वाले राजा पर आक्रमण कर दिया, तो पूरब वाले ने पश्चिम वाले पर, ठीक है। तो भारत में प्राचीन काल में भी आपस में लड़ाई होती रहती थी, ठीक है। अब बट चलो प्राचीन काल ठीक है, हमारे देश के राजा अधिक थे। मध्य काल में आते आते तो विदेशी आक्रमण ही ज्यादा होने लगे। कभी हमारे देश पर दिल्ली सल्तनत का राज चलता था, फिर उसके बाद मुगल आ गए, ठीक है, और उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए। तो इस कारण हम भारतीय लोगों की स्थिति काफी ज्यादा गिरती रही, ठीक है। तो जिसके कारण निर्धनता चली आ रही है आज भी, ठीक है। बट जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सरकार ने पूरे प्रयास किए कि सभी लोगों को एक समान लाया जाए। दूसरा हो सकता है कि सामाजिक संस्कृति कारण, ठीक है, जिसमें विवाह, दहेज, धार्मिक अनुष्ठान आदि, ठीक है। और इसमें तीसरा हो सकता है सिंचाई और हरित क्रांति, जिसमें जैसे सिंचाई और हरित क्रांति क्षेत्र में रोजगार हेतु
प्रयास किए जाएं, ठीक है, परंतु ये सीमित क्षेत्र तक ही था, ठीक है। और यदि और ज्यादा क्षेत्र तक होता तो निर्धनता वहां वास्तव में और कम हो सकती थी। फिर आगे इसमें छोटे किसान बीज के लिए, कृषि के लिए कर्ज ले लेते हैं, जिसके कारण वे और ज्यादा गरीब होते चले जाते हैं, ठीक है। आगे दे रखा निर्धनता निरोधी उपाय, मतलब कुछ उपाय ऐसे जो निर्धनता को कम कर सके, जैसे कि मनरेगा, ये योजना 2005 में आई थी। तो इसमें क्या था कि उन लोगों को रोजगार देना जिनके पास रोजगार नहीं हो, ठीक है, गरीबी रेखा में आते हो। तो देख लेते हैं इसमें, इस योजना का नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा हेतु के लिए ये योजना आई थी। हर घर के लिए रोजगार कम से कम 100 दिन तक उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। और सतत विकास के लिए में मदद आई, सूखा वन कटाई एवं मिट्टी कटाव से यहाँ बचाव हुआ, ठीक है। और इसमें क्या क्या पॉइंट था, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी थी, जिसमें जैसे 15 दिन के अंदर यदि रोजगार नहीं मिलता है तो दैनिक बेरोजगार भत्ते के हकदार होंगे, ठीक है। अगर 15 दिन के अंदर आपको रोजगार नहीं मिला तो सरकार आपको पैसा देगी, ठीक है। राष्ट्रीय काम के लिए बदले अनाज मिलेगा आपको, और जिसमें 2004 से देश के पिछड़े 150 जिले में लागू किया गया, ठीक है। फिर और आपकी योजना आई, जिसमें जैसे कि पीएम रोजगार योजना, तो ये आई थी 1993 में। ग्रामीण व छोटे शहर में रोजगार के लिए कदम उठाए गए। फिर है ग्रामीण रोजगार सृजन, जिसमें स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार 1999 में आई थी। निर्धन परिवार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 भी आपका इसी के साथ ही समाप्त हो जाता है। और चैप्टर नंबर में यही था हमारा निर्धनता। पहले हमने देखा कि आखिर निर्धन लोग कौन है वास्तव में, ठीक है, आखिर लाभ किसे चाहिए, ठीक है। तो जिसमें हमने असमानता के बारे में पढ़ा, और निर्धन लोगों के साथ वास्तव में हर जगह भेदभाव किया जाता है, भले ही शिक्षा हो या फिर बैंक हो या कहीं भी हो रियलिटी में, या फिर आपका हॉस्पिटल, कुछ भी हो, आप देख सकते हो अपने पास ही उदाहरण। और ऐसा ही आपको बिल्कुल मेंस में लिखना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। देखो मेंस में जो हमें वो लिखना होता है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है कि किताबी लैंग्वेज लिखिया हो, प्रैक्टिकल लाइफ से उसका कुछ लेना देना ही नहीं हो, चीजें ऐसी लिखो जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, ठीक। अब आ जाता है 4 चैप्टर, और ये हमारा लास्ट है, ठीक है। इसी के साथ ही हमारी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की क्लास समाप्त हो जाएगी, जिसका नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो अब इसमें पढ़ना है जो भारत में मतलब फूड है, उसके लिए हमने क्या क्या सिक्योरिटी कर रखी है, ठीक है। यदि भारत में कुछ कोरोना जैसी महामारी आ जाती है तो क्या हमारे पास उसके लिए बेटर उपाय हैं, ठीक है, खाद्य को हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये सारे पॉइंट इसमें हमें पढ़ने, तो चलो अपने नोट्सों पे पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपने अभी तक हम बुक से पढ़ रहे होते ना तो आपके पॉइंट भी क्लियर नहीं हो पा रहे होते और कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ रही होती। तो एक बार रीडिंग सॉल्यूशन ये, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा दो बिना कुछ सोचे, और फिर इस क्लास को देख दो, बस आपके एनसीईआरटी का काम खत्म, ठीक है। और नोट्स भी बना लो, ठीक है। अब ये पॉइंट है आपका बफर स्टॉक। तो मेंस में क्वेश्चन आपका आता ही है, ये एक बार देखना, या मेंस के क्वेश्चन आज जाके जीएस पेपर 3 में बफर स्टॉक 2024 में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आते ही हैं ये। तो चलो अपने नोट्स पे चलते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा क्या है और इसके आयाम क्या है। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है, पहले वो चीज समझो। पहला पॉइंट है खाद्य उपलब्ध, ठीक है। खाद्य को मान के चलो तुम फूड, ठीक है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा नाम कठिन हो जाता है तो हम इसे फूड बोलेंगे, ठीक है। एक तो फूड उपलब्ध कराना, ठीक है, इसके 3 लक्ष्य हैं, फूड उपलब्ध कराना और फूड तक पहुंच, ठीक है, और समृद्धि है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे देश में खाद्य को स्टॉक करके, ठीक है, मतलब फूड को हम सरकार द्वारा होते हैं अपने खाने के वो, ठीक है, तो उसमें वो स्टॉक कर लेते हैं और बचा सकते हैं। और पहुंच का क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को ये खाना मिल सके, ठीक है, उसमें भेदभाव नहीं हो कि केवल अमीर लोग ये सभी हो, ठीक है। और सामर्थ्य क्या है, लोगों के पास भोजन के लिए धन भी तो होना चाहिए, ठीक है, सामर्थ्य। अब है खाद्य सुरक्षा क्यों, आखिर हम क्यों करें खाद्य सुरक्षा की। तो देश में
आपदा के समय भूकंप, सुनामी, ठीक है। और अब तो लिख सकते हो आप कोरोना महामारी जैसी स्थिति, ठीक है। यदि कोरोना जैसी महामारी फिर से आ जाती है तो ऐसे में खाद्य स्टॉक हमारे लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। आपने देखा था कितनी दिक्कत आ गई थी कि आदमी के पास खाने के लिए चीजें नहीं थी, फिर आपको सरकार ने, आपने देखा सरकार ने कुछ सुविधा उपलब्ध कराई। हर जिले में आपको दोपहर में लगभग सरकार की तरफ से खाना आता था, ठीक है। और गेहूं, चावल ये सब बांटे गए थे सरकार के द्वारा। तो वो कहां से फूड आया? क्योंकि सरकार ने पहले वो स्टोर करके रख रखा था। तो हर साल सरकार ऐसा करती है, खाने को स्टोर करके रख लेती है कि जिस कारण यदि देश की स्थिति, हालत खराब हुई तो वो खाना हमारे काम आ सके, ठीक है। जैसे स्टूडेंट इसमें आगे भी लिखा है, जैसे भारत में सबसे बड़ा अकाल जिसमें बंगाल में 1943 में अकाल पड़ गया, मतलब भूखमरी की वजह से, और 30 लाख लोग इसमें मारे गए थे, ठीक है। तो जब बंगाल हमारे पास ही था, ठीक है। और फिर कोविड-19 जैसे समय आ जाते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट पॉइंट आ जाता है आपका, खाद्य असुरक्षित कौन है, मतलब फूड की किसके लिए कमी है? तो उन्हीं के लिए, गरीब लोगों के लिए। अमीर तो भाई अपना पहले से ही हर टाइम जुगाड़ करके रखते हैं, बैंक में भी उनके पास मनी काफी होती है। तो जिसमें कौन कौन आ जाता है? जिसमें भूमिहीन किसान, मौसमी कार्य करने वाले लोग, छोटे मोटे मजदूर। समाज की खाद्य दृष्टि से देखें तो हम ST SC OBC वाले कमजोर लोग, ठीक है। और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित, काम की तलाश में मजदूर, ठीक है। और महिलाओं जो कुपोषण से प्रभावित हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, MP, बंगाल में असुरक्षित लोग ज्यादा हैं खाद्य से, ठीक है। फिर आगे पॉइंट है इसमें कि स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होने भारत का क्या लक्ष्य रहा, ठीक है। तो जिसमें क्या क्या, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के लिए उपाय करे, जिसमें भारत में नई रणनीति बनाई। कौन सी? जिसमें हरित क्रांति, जिसमें गेहूं, चावल ज्यादा अधिक हुए। फिर और ये PM इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, MP में सबसे अधिक गेहूं चावल हुए थे, ठीक। फिर आगे पॉइंट है आपका, भारत में खाद्य सुरक्षा। तो सरकार द्वारा सार्वजनिक पूर्वक तैयार खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम, अन्य कारण भी अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, ठीक है। सरकार के अपने कार्य होते हैं, भले कैसी भी सिचुएशन हो, बट खाने से रिलेटेड चीजों को सरकार उपलब्ध कराए। ये दो टाइप में हो सकते हैं, पहला है बफर स्टॉक, फिर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक में क्या है? भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार किसानों से अनाज न्यूनतम समर्थन पर खरीदकर स्टॉक करती है। मतलब ये निगम होता है जिसमें भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, किसानों से अनाज खरीद लेती है और ये स्टोर करके रख देती है, जो कि काम आता है आपातकालीन स्थिति में, इस काम आता है अनाज, ठीक है। सार्वजनिक प्रणाली वितरण, जिसमें भारत खाद्य निगम गरीब वर्गों के लिए अनाज के लिए सरकारी राशन दुकान खोल देता है, जहां से अनाज, मिट्टी का तेल, ये सभी हमें मिलती है, ठीक है। फिर इसके लिए राशन व्यवस्था शुरू होती है, ठीक है। बट इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, जिसमें जैसे कि जो भी गरीब रेखा के नीचे आता है वही राशन ले सकता है, ठीक है। फिर आगे आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? तो 2000, ये दो योजना आई थी इसमें 2000 में। दो योजना कौन सी थी? एक तो थी अन्नपूर्णा योजना और दूसरी योजना अन्न योजना, ठीक है। जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में ये थी, और इस अधिनियम में 75% ग्रामीण व 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। और एस्टूडेंट इसी के साथ ही आपकी एनसीईआरटी समाप्त हो गई। तो हमने क्या क्या देख लिया अपना इस एनसीईआरटी में? अपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 सभी हमने कंप्लीट कर लिए, और इसके साथ ही आपकी एनसीईआरटी हो गई। और लगभग 1 घंटा से कम समय में आपकी सारी कंप्लीट एनसीईआरटी हो गई। तो स्टूडेंट आपको क्लास ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और साथ ही यदि आपने अपने साथ ही नोट्स बनाए होंगे तो इससे तो अच्छा और भी क्या हो सकता है, ठीक है। दोनों काम आपने कर लिए होंगे। यदि आपका इस क्लास पर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम जल्दी कोशिश करेंगे कि 2-4 दिन में ही आपकी
10th क्लास की भी एनसीईआरटी की महामैराथन लाई जाए, जो अपने नोट्सों से ही कवर कराई जाए, ठीक है, जिससे आपका समय और ये सब आपका बचे और कम समय में आप ज्यादा चीज कर सको, ठीक है। और एस्पिरेंट ये एनसीईआरटी आपकी बिल्कुल बेसिक है, आपकी मतलब फाउंडेशन तैयार करती है एनसीईआरटी। हालांकि आपको इकोनॉमी पढ़ने के लिए स्टैंडर्ड बुक का सहारा लेना ही पड़ेगा, और वो आगे हम देखते हैं अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करा के आगे हमें कौन सी क्लासेस वगैरह चलानी है, बट वो सब आपके ऊपर ही है। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छा यहाँ से रिस्पॉन्स आपके लिए होगा। तो और ये नोट्स आपको 9th 10th 11th तो हमें 3 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है इकोनॉमी की। 12th वाली एनसीईआरटी उसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, हमारे कोई काम की नहीं है, केवल 9th 10th 11th, ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, इकोनॉमी का हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जिस साल पेपर देना है आपको बस बजट, सर्वे और करंट 3 चीज पढ़नी है, इकोनॉमी सब्जेक्ट कंप्लीट, ठीक है। पीवाईक्यू का ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।